ऑटो ड्राइवर की बेटी साल 2020 में जाकर फेमिना मिस इंडिया की रनर अप के तौर पर एंड अप होती है। अभी भी जब मुझे कोई वो मोमेंट वो पल अगर याद दिलाता है तो गूज़बम्स आते हैं कि जब हम बचपन में स्कूल से आते थे या जब हम कॉलेज में आए तो पापा ऐसे ड्रॉप करने आते थे तो हम जानबूझ के उनको बोलते थे कि आप दूर रहो, किसी को पता चलेगा कि आप हमारे पापा ये काम करते हैं, हमसे कोई फ्रेंडशिप नहीं करेगा। हर साल आई थिंक 20 लाख एप्लीकेशंस आते हैं फेमिना मिस इंडिया में। हमारा ना एक परसेप्शन है कि मिस इंडिया मतलब आपको एकदम परफेक्ट ऑन द टॉप होना चाहिए, नहीं, एक स्पेसिफिक धारणा है कि हमें इंग्लिश में बोलना चाहिए। मैंने पूरा कंपटीशन हिंदी में बोला है। फिर आप देखिए बिग बॉस 16 में जो रोमांस के हम एलिमेंट्स देखते हैं वहाँ पर, या कुछ चीजें देखते हैं कि बहुत बवाल है, ये जानबूझ के डालना पड़ता है। रियलिटी शो है तो रियल रहना जरूरी है, ये मेरा परसेप्शन था जो गलत था। अगर प्यार वगैरह होता है तो वो चीज़ लोगों को पसंद आती है, एंटरटेन करती है, वो आगे जाएंगे। कुछ दिन पहले हमने देखा सलमान खान की एक फोटो वायरल हुई थी, वो सिगरेट पी रहे थे। तो वो ज्यादा रियल रहते कंटेस्टेंट से। राउंड में क्या क्या हुआ, मतलब आपको जब ऑडिशन दिया, किस चीज का ऑडिशन हुआ? 14 साल की एक लड़की उत्तर प्रदेश के देवरिया से ट्रेन में बैठकर मुंबई चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने सपने पूरे करने थे। उसके पिताजी ऑटो चलाते हैं और ऑटो ड्राइवर की बेटी साल 2020 में जाकर फेमिना मिस इंडिया की रनर अप के तौर पर एंड अप होती है। उसके बाद बिग बॉस 16 में भी उन्हें देखा जाता है, उनकी कुछ तस्वीरें वायरल होती है, उनके कुछ स्टेटमेंट्स वायरल होते हैं, सलमान खान के साथ उनकी नोकझोंक के चर्चे होते हैं। तो आज वो लड़की जिनका नाम मान्या सिंह है, ललन टॉप के न्यूज़ रूम में आई है। हमने सोचा कि इनके साथ बातचीत रिकॉर्ड की जाए, इनकी जो तस्वीरें वायरल होती है या इनकी जो नोकझोंक की बातें वायरल होती है उस पर इनका क्या स्टैंड है, क्या पक्ष है, वो समझा जाए। मान्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन टॉप। थैंक यू। पहली वीडियो जो मान्या की वायरल है, मुझे याद है, वो थी जिसमें अपने ऑटो ड्राइवर पिता के साथ एक लड़की अपना क्राउन सही कर रही है, रो रही है और अपनी माँ के साथ खड़ी है। क्या जर्नी रही, कैसे वहाँ तक पहुँची? जर्नी बहुत खूबसूरत रही है। अभी भी जब मुझे कोई वो मोमेंट वो पल अगर याद दिलाता है तो गूज़बम्स आते हैं, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सपने देखे थे, कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी कि होगा। हम मेहनत करते हैं, फल की चिंता नहीं करते हैं। तो जब ये हुआ तो मेरे पेरेंट्स को भी ये नहीं लगा था कि होगा कभी ऐसा। तो हमारे घर में वो सबसे बड़ी खुशी थी। और बहुत ऐसा होता था कि जब हम बचपन में स्कूल से आते थे या जब हम कॉलेज में आए तो पापा ऐसे ड्रॉप करने आते थे तो हम जानबूझ के उनको बोलते थे कि आप दूर रहो, किसी को पता चलेगा कि आप हमारे पापा ये काम करते हैं, हमसे कोई फ्रेंडशिप नहीं करेगा। तो वो दिन पहला ऐसा दिन था कि पूरे कॉलेज को पता चला कि मेरे पापा करते क्या है। तो वो एक कहते हैं ना कि मेरे मिस इंडिया बनने के बाद उनका प्रोफेशन रिवील हुआ कि फाइनली मान्या के पापा क्या करते हैं, हम सबको पता चला। तो वो मोमेंट काफ़ी प्रेशियस था। और अब इतनी मेहनत करके आए हैं, गांव में सब लोग बोलते हैं कि नाक कटा के गए, तो अब ऐसा कुछ करते हैं कि वो सब लोग बात करने आए अपने आप से, हमें ना जाना पड़े। बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी यंग गर्ल्स हैं जो एस्पायर करती हैं कि वो मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स बने, लेकिन तरीका नहीं पता। तो वो भी बता दीजिए कैसे अप्लाई करना होता है, वो दुनिया क्या होती है, क्या तैयारियां करनी पड़ती है, क्या सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इतनी हाइट होनी चाहिए, ऐसा कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए, अंग्रेजी ज़रूर आनी चाहिए टाइप की चीज़ें? पहले ऐसा था कि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं जो, जैसे आप अगर किसी एग्ज़ाम्स में अप्लाई करते हो तो आपको 12th पास होना इज़ कंपलसरी। वैसे ही फेमिना मिस इंडिया का है, क्योंकि प्रेस्टीजियस है। 2024 में उसका 60 साल हो जाएगा, 60 years ऑफ फेमिना मिस इंडिया। इमेजिन, इट्स अ ह्यूज थिंग। फेमिना मिस इंडिया ने 60 लड़कियां दी हैं इंडिया से। सो जब आप वो क्राउन होल्ड करोगे तो थोड़े बहुत तो क्राइटेरिया आपको फिक्स करना पड़े, बट इट्स नॉट दैट हार्ड। पहले था कि 5 फुट 7 इंच होना चाहिए। अब शुरू से बताइए कि कैसे फॉर्म आएगा, कौन से टाइम पे आता है, क्या लिखना होता है? प्रोबेबली अभी दिसंबर चल रहा है, राइट? जनवरी फरवरी में फॉर्म्स बाहर आ जाते हैं। उनका वेबसाइट होता है feminamissindia.organization, उनका स्पेसिफिक वेबसाइट होता है, उस पर रजिस्टर नाउ करके आता है। वहाँ पे आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है, फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन करो, फिर वो अपने पिक्चर्स अपलोड करनी पड़ती है, हाइट आपको सर्टिफाई कराना पड़ता है डॉक्टर से कि आपकी हाइट एक्चुअली कितनी है, फिर वो सर्टिफिकेट अपलोड करो, फिर आप अपनी डिग्री अपलोड करो कि आप कितने तक पढ़े लिखे हो,
और कॉम्प्लेक्शंस मैटर नहीं करता, आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं वो बोलना रहता है। फिर वो एप्लीकेशन देखते हैं, फिर वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर आपको कॉल आएगा कि आप जो हमारे स्टेट ऑडिशन है उसमें आ सकते हैं। तो ये बेसिक होता है। असली लड़ाई तो जब आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए लड़ते हो वो होती है, क्योंकि लाखों लड़कियां हर साल आई थिंक 20 लाख एप्लीकेशंस आते हैं फेमिना मिस इंडिया में। और मुझे ये फैक्ट नहीं पता था। हाँ, मतलब मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि पैंडमिक था और मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऑनलाइन थी और सारी की सारी लड़कियों ने अप्लाई किया था, क्योंकि इतना एफर्ट्स नहीं डालना था, एप्लीकेशन आपको देना था, वीडियोस भेजने थे, उसमें सिलेक्शन होता। तो हमारे टाइम पे तो और ज़्यादा एप्लीकेशन है, हर साल इतना मुझे पता है कि 20 लाख से ऊपर ही एप्लीकेशंस आते हैं फेमिना मिस फीस होती है एप्लीकेशन फॉर्म की? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं। आई थिंक उन्होंने एक क्लास स्टार्ट किया जिसमें 3,000 रुपये अब लेना उन्होंने स्टार्ट किया ग्रूमिंग के लिए, बट पहले जब मैंने अप्लाई किया था तो उस टाइम पे कोई पैसे नहीं थे। वो बेनिफिट था मेरा, क्योंकि पैसे अरेंज करना और फेल होना बहुत तकलीफ होती है। उस राउंड में क्या क्या हुआ, मतलब आपको जब ऑडिशन दिया किस चीज़ का ऑडिशन हुआ? जब मेरा वो एप्लीकेशन हुआ था वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था, मैंने किसी को नहीं बताया था। फिर वापस से हमें एक पर्सनल इंटरव्यू हुआ था हमारी नेशनल डायरेक्टर के साथ और बाकी जजेस के साथ, और उसमें सिलेक्ट करके उन्होंने टॉप 6 निकाले थे स्टेट से, सिर्फ उत्तर प्रदेश से। अब वो टॉप 6 लड़कियां ऑन ग्राउंड गई थी अब हमारे पूरे पैनल ऑफ जजेस से मिलने कि हमें कौन सी एक लड़की चाहिए जो उत्तर प्रदेश रिप्रेजेंट करेगी। एंड जैसे आपने पूछा ना कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हमारा ना एक परसेप्शन है कि मिस इंडिया मतलब आपको एकदम परफेक्ट ऑन द टॉप होना चाहिए। नहीं, आई थिंक आप अगर मतलब हमने सुना है कि एक बिकनी राउंड होता है जिसमें आपका बॉडी टाइप क्या ये देखा जाता है। राउंड नहीं होता, अब फेमिना में बिकनी राउंड नहीं होता, इसलिए वहाँ पे एप्लीकेशंस की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये एडवांटेज था मेरे लिए भी, बट जब मेरा हुआ, मतलब जब मैं ऑन ग्राउंड ऑडिशन में गई, मैं बहुत रियल थी, मेरे पास खोने को कुछ था नहीं। कहते हैं ना, जब आपके पास खोने को कुछ नहीं होता है तो आप फियरलेस हो जाते हो। तो वहाँ पे इंटरव्यूज़ लिए, उन्होंने मुझसे पूछा, एक स्पेसिफिक धारणा है कि हमें इंग्लिश में बोलना चाहिए, मैंने पूरा कंपटीशन हिंदी में बोला है। मैंने लिटरली नेहा धूपिया मैम वाज देयर एंड उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको मिस वर्ल्ड भेजा जाए तो क्या आप हिंदी में बोलोगे या इंग्लिश में बोलोगे? तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब था कि जो रिक्वायरमेंट होगी वो बोलूँगी, लेकिन मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अभी फ़िलहाल मैं इंडिया में हूँ, तो लोगों को समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रही हूँ। अगर मैं उनकी लैंग्वेज यूज़ करके क्राउन नहीं जीत सकती तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ वर्थ हूँ। एंड आई फील उनको वही चीज़ पसंद आई कि मैं बहुत रॉ और ऑनेस्ट थी, मेरे अंदर वो ग्लैमर अभी अंदर घुसा नहीं था। तो यही रहेगा कि जब भी आप फेमिना मिस इंडिया में अप्लाई करें, बिगिनिंग राउंड नहीं है वहाँ पे, प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है, इट्स नॉट ईजी टू रीच टॉप 3, बट मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हो रहा है, और उसी टाइम पे आपका होगा, क्योंकि जब आप हार नहीं मानोगे तभी होता है। इट्स लाइक अ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, लाइक UPSC एग्ज़ाम्स, आई कैन से दैट, क्योंकि आप वहाँ के, अगर आप इंडिया में देखेंगे हर लड़की खूबसूरत है, तो आप वो तो compete नहीं कर सकते कि आप सबसे सुंदर बने, बट एक चीज़ compete कर सकते, आप स्मार्ट हो, इंटेलेक्चुअल हो, आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके साथ जो लड़कियां आप उनसे कम्युनिकेट करो, लेकिन जब ज़रूरत हो तो आप अपना स्टैंड लो। आपको पता रहना चाहिए कि आपके देश में क्या चल रहा है, आपका मोटो पता ना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको क्यों चाहिए वो क्राउन। तो आपको क्यों चाहिए था? मुझे मैं गांव से भाग के आई थी ना, तो मुझे मेरी इज़्ज़त वापस चाहिए थी, और वो इज़्ज़त मुझे क्राउन से ही मिलती है। तो और मुझे एक उम्मीद बनी थी, क्योंकि अभी तक हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमारे तरफ जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है उनके वहाँ से कोई भी लड़की उतनी आगे नहीं गई है। तो मुझे वो बैरियर, वो ग्लास सीलिंग तोड़ना था कि पैसे आपके सपने नहीं रोक सकते, आप अपने सपने रोक सकते हो। इसलिए इसके बाद की जर्नी पर बात करते हैं।
फिर आप दिखी बिग बॉस 16 में, बहुत कंट्रोवर्सीज हुई। पहला तो आप अपने एक्सपीरियंस बता दीजिए, कैसा था? सलमान खान से मिली तब क्या बात हुई, वो कैसे थे, सेट पर कैसे होते हैं, मतलब अदर दैन कैमरा जो हम देखते हैं? काफ़ी अच्छे हैं वो। अब मैं हूँ उनके टच में, क्योंकि मैं, जैसे मैंने बोला, मैं बहुत रॉ रहती हूँ। मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि बिग बॉस के बाद एक आफ्टर पार्टी होती है, और मैं बहुत थकी थी। मैं हमेशा मेरे मैनेजर्स होते हैं, मैं उनको परेशान नहीं करती हूँ। तो मुझे भूख लगी थी, और आफ्टर पार्टी में सब उनसे जाके फ़ोटो खिंचा रहे थे, मैं साइड में बैठ के बिरयानी खा रही थी। कुछ कहानी उन्होंने खुद बुलाया कि उन्होंने सबका फ़ोटो खिंचवाया, इधर आओ। मैं उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी, मैं उल्टा बैठ के खा रही थी। तो ही कॉल्ड में, लाइक उनको बुला, तो मैं गई। ही वाज लाइक, उनको मेरा नाम याद था, क्योंकि मैं 3 हफ्ते में ही निकल गई थी बिग बॉस के बाहर। तो ही कॉल्ड मी एंड ही वाज लाइक कि क्या करना है लाइफ में? सर ऐसा करना है कि लोग, दुनिया मेरा नाम जाने। तो उन्होंने काफ़ी इम्प्रेस हुए वो, और उन्होंने बोला कि बीइंग एन एक्ट्रेस, अगर आपको एक्टिंग में जाना है तो यू हैव टू ग्रूम योर सेल्फ। एंड अभी पैजेंट ख़त्म हो गया, एंड मैंने उनसे बोला कि मैं परफॉर्म, मतलब बिग बॉस नहीं कर पाई। तो उनका जेन्युइनली एक रिएक्शन था कि मैंने तुझे देखा ना, तभी मुझे पता चल गया था कि तू पहले हफ्ते बाहर आ रही है। तो मैंने बोला, सर ये बेइज्जती थी या बड़ाई? तो बोला, नहीं, नाइव लोग वहाँ नहीं रुक सकते, यू हैव टू बी वेरी चालाक। और आप ह्यूमन, आप बोलोगे ना कि मैं अच्छे इंसान वहाँ रुक ही नहीं सकते, वहाँ पे बहुत नाटक करना पड़ता है। कि कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, नाटक करना पड़ता है। क्या ये जो रोमांस के हम एलिमेंट्स देखते हैं वहाँ पर, या कुछ चीज़ें देखते हैं कि बहुत बवाले, ये जानबूझ के डालना पड़ता है, या वो मसाला बनाए रखने के लिए ये चीज़ें होती हैं? एज़ यूजुअल 2 तरह के लोग होते हैं। एक मेरे जैसे लोग जो बिग बॉस में जाने के बाद भी कुछ नहीं देखते, मतलब मैंने कभी बिग बॉस देखा नहीं था, और मैं इस गट फीलिंग पे गई थी कि मैं अंदर जाके मैं जो हूँ वही रहूँगी। लेकिन वहाँ पे आपको जानबूझ के लोग इतना प्रोवोक करेंगे कि जो साइड आपने कभी अपनी देखी नहीं वो बाहर आ जाती है। लाइक गुस्सा, मैं नहीं करती हूँ गुस्सा, मैं हंस के निकाल देती हूँ। लेकिन वहाँ पे मेरी चीज़ें, मेरे से सबसे क्लोज चीज़ है मेरे पेरेंट्स, मेरा क्राउन। ये 2 चीज़ पे अगर कोई बोलता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। या तो मैं रो देती हूँ, या तो मैं, वो कभी आया नहीं था, वो अंदर आ गया, और मुझे नहीं पता था कि कैसे खेलते हैं। मुझे लगा ये गेम नहीं है, ये 10 लोग एक साथ आएंगे एंड दे विल ट्राई टू बी देमसेल्फ। रियलिटी शो है तो रियल रहना ज़रूरी है, ये मेरा परसेप्शन था जो गलत था। दूसरे तरह के लोग ये रहते हैं जो ऑलरेडी बहुत, उनको पता रहता है कि उनको क्या करना है। वो बाकी के जितना 16वें में मैं थी, बाकी के 15 सीज़न वो देख के आएंगे कि कौन से चीज़ ऐसी है जो उनको आगे ले जा सकती है। आफ्टर ऑल इट्स ऑल मनी। तो वो सीखे, उनको पता है कि कपल्स जो अगर प्यार वगैरह होता है तो वो चीज़ लोगों को पसंद आती है, एंटरटेन करती है, वो आगे जाएंगे। तो आप कभी भी देखें, बहुत रेयर ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो बाहर आके एक साथ रहते हैं, बस वो शो पे होता है एंड देन दे जस्ट कम आउट, और फिर वो अपना अपना हो जाते हैं। एंड रियल ये चीज़ मैंने फिनाले में देखी कि जो लोग अंदर बहुत अच्छा बनते थे वो बाहर आके कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन है। तब मुझे लगा कि यार शिट, ये ग्लैमर है, ये ग्लैमर इंडस्ट्री है। तब से मैंने खुद को लोगों से ज़्यादा, मतलब मैं दूरी रखती हूँ, मैं अपने काम से काम। मानिया, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा सलमान खान की एक फ़ोटो वायरल हुई थी, बाकी सब हाउस के अंदर है, वो सेट पे थे और वो सिगरेट पी रहे थे सिगरेट के साथ। तो क्या वो ऐसे ही रहते हैं, मतलब सेट पे चिल करते हुए, या सिगरेट वगैरह? रियलनेस ना, वही तो मुझे लगता है वो ज़्यादा रियल रहते हैं कंटेस्टेंट से। अगर वो स्मोक करते हैं वो उनकी चॉइस है, एंड आई एम नो वन टू कॉमेंट ऑन इट, एंड आई थिंक इट्स हिज चॉइस। उनको अगर लगता है कि रिफ्रेशमेंट, जब आप लोग थे तब भी वो ऐसे ही, मतलब ऑन स्क्रीन नहीं, ऑफ स्क्रीन यस, मतलब वो उनकी पर्सनल है, वो कंफर्टेबल रहते हैं, वो अपना, क्योंकि वो लोगों को देख के बदलते नहीं है ना कि अरे मैं लोगों के बीच में हूँ तो मुझे स्पेसिफिक वे में बिहेव करना चाहिए। नहीं, वो जैसे हैं वैसे हैं। तुम्हें पसंद है ठीक है, नहीं पसंद है इट्स योर कॉल। आई मीन दैट्स हाउ आई फील। मैंने देखा है, मैंने कभी, मुझे अगर स्मोकिंग नहीं पसंद है तो मैं उनके आसपास भी नहीं भटकूंगी। एक तस्वीर और है जिसकी सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा होती है, जिसमें आपने अपनी बॉडी को हाफ वाइट पेंट किया था। क्या कहानी थी उसके पीछे, क्या था? रिसेंटली ना
सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था, ये आई थिंक वो मीडिया ने वापस नहीं छापा था। मैं शायद ये काफ़ी फ़िल्टर लगा के मैं बात नहीं करती हूँ, इस वजह से मैं बहुत फंसती हूँ। तो एक लड़की आई थी छोटी सी, हालांकि मतलब बहुत नियरली एक्सपीरियंस था। वो आई कि एंड शी वॉज़ वेरी डस्की। तो शी वॉज़ लाइक कि दीदी मेरे को ना सब काली काली चिढ़ाते हैं। तो मैंने बोला क्यों? बिकॉज़ मैं ऐसे दिखती हूँ ना। तो मैंने बोला कोई बात नहीं ना, आप अभी भी खूबसूरत हो, बोलने दो लोगों को क्या बोलना है। तो क्या मैं मिस इंडिया बन सकती हूँ? मैं बन सकते हो आप, लेकिन वो उस छोटी बच्ची के दिमाग में हम जैसे लोगों ने कितनी गंदगी भर दिया है, उसको ट्रॉमेटाइज़ कर दिया है। आपको मैं रीसेंट एग्जांपल देती हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उनका हस्बैंड है। उनके हस्बैंड तमिलनाडु से हैं एंड ही इज़ वेरी ब्लैक, ठीक है। तो जब मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेबी हुआ तो सब लोग क्या बोल रहे थे पता है? कि वी आर सो लकी कि बेबी गोरा हुआ है। एंड आई फील सो बैड। इट्स नॉट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कम फ्रॉम इंडियन स्किन टोन। मुझे स्मिता पाटिल वाज सो प्रिटी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा प्रोफेशन अच्छा चल रहा है। मैं ये नहीं बोलती कि मैं डस्की में आती हूँ, ना ही मैं ब्रिटिश में आती हूँ, बट मैं ना ही मैं फेयर में आती हूँ, बट मैं इंडियन स्किन टोन कैरी करती हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। बट इट्स जस्ट आई फील रियली बैड एंड सैड फॉर द पीपल जो ट्रॉमेटाइज रहते हैं कि मुझे डस्की नहीं होना, मुझे काला नहीं होना, ना लोग चिढ़ाएंगे, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या है भाई, इंसान को इंसान की तरह एक्सेप्ट करना। भगवद गीता में भी लिखा ही है कि शरीर आपका नहीं होता, शरीर तो शरीर है, आपकी आत्मा आपकी होती है। अगर शरीर कल मर गया तो आत्मा कहीं और चली जाएगी, लेकिन आत्मा से लाइक सोल से लोगों को पहचानना चाहिए कि वो इंसान कैसा है। तो इसलिए वो मेरा मोटो था, वाइट एंड ब्लैक। बट वो शायद नहीं आ पाया वैसे जैसा मैं चाहती थी। बट कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में जो मैं चाहती हूँ कि वो निकले, क्योंकि इट्स अ बिगेस्ट रिग्रेट। वन इज़ बिग बॉस एंड अनदर वन इज़ दिस वन। एक आखिरी सवाल होगा मान्या, मुझे याद है रीटा फारिया का एक स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा था कि मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स जैसे टाइटल को ना सर नहीं चढ़ने देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप वापस एक आम इंसान ही हो, कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ में कोई चेंज आया आप जब से मिस इंडिया रनर अप रही हैं उसके बाद? देखिए, मैं जैसे रीता फारिया मैम ने बोला था, बहुत सही बोला था, क्योंकि ना हमारे सर पे जब चढ़ जाता है ना कि हम मिस इंडिया, कोई मोमेंट आता है जब यहाँ भी आते हो, तो वहीं जब आप इंसानियत आपके अंदर से अगर आप भूल जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बहुत मुश्किल होता है कि जब आप लाखों में एक होते हो तो आपके सर पे तो चढ़ेगा ही ना कि आप मिस इंडिया हो, आपको बिहेव वैसा करना चाहिए। नहीं यार, जस्ट बी ह्यूमन। एंड मेरी लाइफ में तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट, आई थिंक उसके होने के बाद जो जर्नी मेरी रही है वो और डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अब मुझे खुद को ना रोक के रखना पड़ता है कि मेरी वो सक्सेस मेरे सर पे नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि वो चढ़ गया तो मैं ख़त्म। इसलिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ कि मैं खुद को थोड़ा दबा के रखती हूँ। नहीं, मान्या है, मान्या की तरह रहे। उसके बाद ऐसा कुछ फ़ायदा हुआ लाइफ में, कुछ अचीवमेंट मिला या रिकग्निशन या कुछ भी ऐसा जो टाइटल मिलने के बाद मिला? हाँ, मैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस से मिली रिकग्निशन इफ़ यू वांट। नहीं मतलब मुझे एक चीज़, मेरा सपना था घर खरीदने का, वो मैंने ख़रीदा। अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, उसके साथ साथ मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, तो मैं वो भी कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं ये नहीं बोलूँ कि मैं यहाँ थी तो मैं यहाँ, कभी हम 25 लाख कमाते हैं, कभी हम 25, मैंने वो जर्नी देखी है, कभी मैं 25 लाख कमाऊँगी, कभी मैं 25 रुपये कमाऊँगी। तो मुझे वो डर नहीं रहता कि अरे मेरा खो गया, कुछ तो खो गया, मैं क्यों नहीं ज़्यादा अर्न कर रही हूँ, क्यों मैं आगे नहीं जा रही हूँ, क्यों मैं मीडिया में नहीं हूँ। नहीं यार, एक टाइम था जब मैं नहीं थी, एक टाइम है जब मैं नहीं हूँ, और एक टाइम है जब मैं रहूँगी। तो इट्स ऑलवेज लाइक बी ओके वेयर एवर यू आर। थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए और इतनी कैंडिड कॉन्वर्सेशन के लिए। जो सारे सवाल किसी के मन में आ सकते हैं जब भी उनके दिमाग में आए कि कोई मिस इंडिया रनर अप या फिर कोई बिग बॉस कंटेस्टेंट हमारे बीच आई है, तो वो मैंने पूछे। आपको ये बातचीत कैसी लगी, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज थे, मेरा नाम सोनल है। ललिन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।